गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन जुलाई की पीडी का। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? पहली है मोदी जी की यात्रा। मोदी की विदेश यात्रा। मोदी आप समझ ही रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे। तो ये 5 देशों की यात्रा पर गए थे। तो एक तो बात ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्रम में गए थे। तो एक तो आप क्रम देख लीजिए कि क्या है। पहले गए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पर दुबई स्थित है। उसके बाद ये नीदरलैंड गए, द हेग। उसके बाद स्वीडन, फिर नॉर्वे और फिर इटली, जहाँ पर मेलोनी जी के साथ मेलोडी खिलाई, जो भी है। तो ये एक हो गया आपका पहला पॉइंट, जो आपको क्रम से हो सकता है पूछा जाए, तो याद रखना है। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी मुख्य बातें हुई। जैसे यूएई के बारे में हम देखते हैं पहले। हम उतनी ही चर्चा करेंगे जितनी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरत है, अनावश्यक चर्चाओं से बचेंगे। तो यही संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो इसका नाम है सेपा। सेपा क्या है? कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और क्या बात हुई यहाँ पर? एक बात ये भी हुई, एक शिप रिपेयर सेंटर बनाएंगे। शिप रिपेयर सेंटर, जहाज को रिपेयर करने का केंद्र। कहाँ बनेगा? वाडिनार में। ऐसा कहा है संयुक्त अरब अमीरात। वाडिनार कहाँ है? हमारे जो प्रधानमंत्री जहाँ से आते हैं वहाँ पर है। एक और एग्रीमेंट इनके साथ में हुआ है महत्वपूर्ण, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व से संबंधित एग्रीमेंट हुआ है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व लिमिटेड, ये कंपनी है जो देश में हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को मेंटेन करती है। इसके साथ समझौता हुआ है कि भारत में जो स्ट्रेटेजिक ऑयल है उसकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा, मतलब वो सप्लाई करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जैसे हमारे यहाँ कहाँ पर है? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक तो आपका इस समय है विशाखापट्टनम में, उड़ीसा के चंडीखोल में शायद बन रहा है, एक दो और हैं। तो ये मुख्य स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं दो। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है? जहाँ पर हम अपना तेल स्टोर करके रखते हैं कि जरूरत के समय हमारे काम आए, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। इसके बाद ये नीदरलैंड गए, नीदरलैंड, और वहाँ के जो पीएम है नीदरलैंड को क्या बोलते हैं? डच। ये वही डच है जो भारत आए थे 1602 में। डच पीएम, इनका नाम है रॉब जेटन। इन्होंने स्वागत किया, चूंकि नाम हमें याद रखना चाहिए कि वहाँ के पीएम कौन थे जिन्होंने इनका स्वागत किया, भारतीय प्रधानमंत्री का। वहां से हमें क्या मिला है? ताम्रपत्र वापस किए इन्होंने, ताम्रपत्र वापस किए हैं भारत को। कब के हैं ये? चोल काल के।
तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत को चोल काल के या चोलकालीन ताम्रपत्र वापस किए हैं। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम था। आपके लिए जरूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब नीदरलैंड के बारे में एक आध बात जाननी हो तो यहीं पर क्या है, द हेग है, और यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग। और किसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पर है, उसका नाम है पीस पैलेस। एक ही बिल्डिंग में है, समझ रहे हैं, पीस पैलेस में दोनों का ही मुख्यालय। तो ये हो गई द हेग के बारे में कुछ इन्फो। इसके बाद स्वीडन गए। राजधानी आपको स्वीडन की पता ही है, स्टॉकहोम। और जो स्वीडन के एयरपोर्ट है जहाँ पर इन्होंने लैंड किया था भारत के प्रधानमंत्री ने, उसका नाम गोथेनबर्ग। कभी कभी ऐसी जानकारी पूछ लेते हैं कि गोथेनबर्ग एयरपोर्ट कहाँ है, तो यहीं पर लैंड किए। तो एक बेसिक इन्फो जनरली आपको पता रहे, सो फार सो गुड, भूल जाएंगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, उल्फ क्रिस्टरसन। इनके साथ एक बात और हुई, स्वीडन के साथ हम एक मिशन भेज रहे हैं जिसका नाम क्या है, शुक्रयान। जो हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग कौन से भेज रहे हैं, शुक्रयान करके। ये बेसिकली क्या है, शुक्र आर्बिटर मिशन है। क्या है, आर्बिटर मिशन है। तो हमारा इनसे क्या लेना देना। आर्बिटर मिशन क्या होता है, देखो ये है पृथ्वी, ठीक। ये है चंद्रमा, मान लीजिए। तो ये चंद्रमा जो है एम और ई, ये चंद्रमा जो है क्या, चारों तरफ घूमता है। तो ये चारों तरफ जिस मार्ग पर घूमता है उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट या कक्षा। तो आर्बिट से बना आर्बिटर, मतलब आर्बिटर क्या होगा, जो कक्षा में घूमता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुक्रयान है शुक्र ग्रह पर लैंड नहीं करेगा। जो भी आर्बिटर मिशन होगा वो लैंड नहीं करेगा, वो सिर्फ कक्षा में घूमेगा, लैंड नहीं करेगा। तो जैसे कि मार्स आर्बिटर मिशन हम लोगों ने भेजा था, जिसको हम लोग मंगलयान भेजते हैं, बोलते हैं मंगलयान। वो क्या था, आर्बिटर मिशन था, इसको हम लोग बोलते हैं मार्स आर्बिटर मिशन। तो ये भी आर्बिटर था, मंगल के चारों तरफ घूम रहा था। सो शुक्रयान भी वही होगा। अच्छा, ये मिशन से लेना देना क्या है, लेना देना ये है, इसके लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत होगी, तो उसके लिए समझौता हुआ है। कुछ कंपोनेंट्स या कुछ सामान या उपकरण की सप्लाई करेगा स्वीडन। और यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री को एक अवार्ड दिया गया है, जो कि लगभग देश 30-35 अवार्ड तो मोदी जी के पास हो ही चुके हैं। नाम क्या है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कामा
डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस, डिग्री कमांडर क्रॉस, CROSS। देखिए ये पूरा नाम तो याद होने से रहा, आप पोलर स्टार पकड़ेंगे, इससे आप क्लिक करिए पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ये कहाँ दिया गया? स्वीडन के द्वारा दिया गया है। स्वीडन के बाद इनकी यात्रा हुई नॉर्वे की। नॉर्वे का मतलब नॉर्थ वे, उत्तर की दिशा की ओर। यहाँ पर गए थे नॉर्वे में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो भी हों, नाम बहुत ही कठिन है, PM जोनास गहर। स्टोर, मिस्टर स्टोर याद रखेंगे। नॉर्वे में क्या हुआ? यहाँ पर भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये तीसरा सम्मेलन था। ये तीसरा सम्मेलन था। डिटेल में हम लोग इसके आगे देखेंगे अभी, भारत नार्डिक के शिखर सम्मेलन के बारे में। इनको यहाँ पर भी एक सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया, नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें तो नाम लिखा ही हुआ है एटलीस्ट, नॉर्वेजियन, तो नॉर्वे क्लिक हो जाएगा। नॉर्वे के बाद अंतिम पड़ाव था इटली, जिसकी राजधानी है रोम। क्या राजधानी है? रोम। रोम बसा है टाइबर नदी के तट पर, टाइबर रिवर। यहाँ की यात्रा पर गए और यहाँ की PM है मेलोनी, जहाँ पर आपने मेलोडी वाला एपिसोड देखा होगा, काफी चर्चा में रहा। और वहाँ पर क्या हुआ रोम में? रोम में हमारे लिए जानने लायक है, वहाँ पर आपको पता होगा, वहाँ पर FAO का हेडक्वार्टर है। FAO का मुख्यालय है रोम में। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आप लोग पता करेंगे। तो FAO ने एक अवार्ड दिया है मोदी जी को, ये याद रखना है कम से कम। क्या नाम है अवार्ड का? एग्रीकोला मेडल। ये दिया गया है मोदी जी को, FAO। और एक चीज वहां पर हुई, वहां पर एक कोलोसियम, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेंगे, ये 7 वंडर्स में है, वो जहां पर मोदी जी इसको देखने गए थे, 7 वंडर्स में से एक है। और वर्ष 2027 को घोषित किया गया है ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्या है? भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन।
कहाँ पर हुआ? अभी नॉर्वे में जब मोदी गए थे तो वहीं पर हुआ। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, तो यहीं पर आयोजन हुआ ओस्लो में। ये तीसरा सम्मेलन था। मतलब इससे पहले 2 हो चुके हैं। तो इससे पहले के 2 कौन से हैं? पहला हुआ था 2018 में, दूसरा हुआ था 2022 में। 2018 वाला जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन की राजधानी। और 2022 का जो हुआ था कोपेनहेगन में हुआ था। ये डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क में स्थित है। तो ये 2 सम्मेलन हो गए इससे पहले के। अब यहाँ पर भारत के साथ और कौन से देश थे? तो 5 देश नॉर्डिक में शामिल हैं, वो यहाँ पर उपस्थित थे। भारत प्लस 5 नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देशों में जो वहीं पास के जो देश हैं वही सारे थे। ये 3 नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये वही देश हैं जहाँ पर अर्धरात्रि का सूर्य उदय होता है। और बाकी 2 देश कौन से हैं? एक हो गया डेनमार्क और दूसरा है आइसलैंड। जिसे मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ उदय होता है? नॉर्वे में। सभी जगह दिखेगा वैसे। तो ये हो गया भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में। यहाँ पर एक बात हम जो याद रखना चाहें वो ये है कि ये हमारी बैठक उस समय हुई है जब भारत और ईयू के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिसका नाम क्या है? CETA, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। और भारत और EFTA के बीच में भी हो चुका है एक एग्रीमेंट, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसके साथ भी हमारा FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका नाम है TEPA, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, भारत को आर्कटिक परिषद, इसमें ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल गया है। भारत को प्रेक्षक का दर्जा दिया गया है। मतलब भारत सदस्य नहीं बना, ऑब्जर्वर बना है। तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब हुई? 96 में। कितने मेंबर आर्कटिक काउंसिल में? 8 देश इसके सदस्य हैं। 8 देश आर्कटिक क्षेत्र के हैं, ऊपर के हैं, नॉर्वे वाले जो ऊपर के हैं वही हैं। तो अभी हमने जो 5 देश पढ़े ऊपर नॉर्डिक के, उनके नाम यहाँ लिख देने हैं। नॉर्डिक के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। 3, 2 थे आइसलैंड, डेनमार्क। ठीक। अब ये हो गए 5। 3 देश कौन से बच्चे ऊपर के? एक है अमेरिका, अमेरिका के ऊपर है कनाडा, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर रसिया का। तो जब मैप आप देखते होंगे पूरा, तो ऊपर का जो
हिस्सा है। ये हमने अमेरिका बनाया, ये हमारा ग्रीनलैंड, ये यूरोप का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो जाएंगे। यहीं पर आपका ये डेनमार्क स्थित है, ये आइसलैंड हो जाएगा यहाँ पर। इसको ऐसे काटेंगे, ये आपका कनाडा, ये अमेरिका, मैक्सिको शामिल नहीं है। तो इधर जब ये बढ़ता है तो ये पूरा हिस्सा किसका है? रसिया का। तो 3, 2, 5 ये हो गए, तो 3, 8 ये एक का लोकेशन हो गया कि कहाँ पर लोकेटेड है। जब भी आप मैप बनाएं, रफ मैप बनाइए, रफ लोकेशन क्लियर करिए, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद होगी कभी। रफ मैप बनाएंगे हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पर आइसलैंड हमने बनाया, तो आइसलैंड यहीं पर एक ही देश है मुख्य, और दूसरा कोई देश नहीं है, ठीक। ये जो डेनमार्क है वो यहीं पर है, इससे जुड़ता है, तो ये डेनमार्क यहाँ पर हो जाएगा। ये आप जानते हैं सागर है यहाँ पर, बाल्टिक सागर। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिक इन्फो। इधर यहाँ पर आपकी एक संधि है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी संधि है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मोदी जी बाहर गए और कुछ लोग भारत आए। तो साइप्रस के राष्ट्रपति, इनकी भारत यात्रा थी। नाम क्या है इनका? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। देखो नाम तो याद होने से रहा, तो निकोस से काम चलाएंगे हम लोग। भारत की यात्रा पर थे भाई साहब। हमारा कोई खासा इनसे संबंध है नहीं वैसे, कि हमारे एग्जाम में एटलीस्ट पूछा जाए। एक बात यहाँ पर सिर्फ यही कर सकते हैं कि इनका टर्की के साथ विवाद है, टर्की के साथ विवाद है। इससे हमारा क्या लिंकेज है? टर्की के साथ विवाद से लिंकेज है कि टर्की ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था, इनको ड्रोन और मिसाइल्स वगैरह सप्लाई किए थे। तो हम इनसे अच्छे संबंध बनाएंगे तो हम टर्की को थोड़ा सा वहां पर काउंटर कर पाएंगे। प्लस ईयू का समुद्री द्वार कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन का समुद्री द्वार कहते हैं इसको। तो इसका हमें क्या लाभ है? इसका लाभ ये है कि हमें इसका लाभ मिलेगा IMEC में। ये क्या बला है? I फॉर इंडिया, M फॉर मिडिल ईस्ट, E फॉर यूरोपियन, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप या यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके नाम से 2-3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। मतलब यह एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब होता है मार्ग, रास्ता आने जाने का। ये क्या है? प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। आपको याद हो जब G20 की बैठक हुई थी तभी इसको प्रपोज किया गया था भारत में, 2023 में हुई थी ना। तो ये क्या करेगा? लिंक करेगा 3 लोकेशंस को। किसको? भारत को, मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ कंट्री, सऊदी अरब और इजराइल से होते हुए यूरोप जाएगा। तीसरा यूरोप, मतलब ये भारत और यूरोप को जोड़ने वाला एक मार्ग है, जिसका नाम है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे।
और इसके लिए व्यापार करेंगे तो कैसे? रोड के द्वारा, ठीक है। रेलवे बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, हर तरीके से। और ये पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि भारत और गल्फ कंट्री के बीच में सीधा रोड तो नहीं है ना, पानी के माध्यम से जाएंगे, तो पोर्ट के थ्रू। तो कई मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हम सामान भेजते हैं, लेकिन ये मार्ग सस्ता, सुलभ और आसान होगा भारत के लिए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, व्यापार होगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ये सब फायदे हैं, जीडीपी बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, वो सब लिंकेज है जो आपको पता है। तो ये हो गया आईएमईसी। आईएमईसी हमने यहीं पर बता दिया, आगे कई बार जिक्र हो सकता है, तो आप लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट है वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। नाम क्या है इन भाई साहब का? तो नाम बहुत आसान है, तो लाम। ये नाम है इनका। अच्छा, ये कम्युनिस्ट हैं, मतलब ये कि वियतनाम में कम्युनिस्ट की सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है यहाँ पर, जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार है। और एक एग्जांपल हो कम्युनिस्ट सरकार का आपको देना हो तो क्यूबा, जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, वहाँ पर ब्लैकआउट हो रखा है, मतलब वहाँ पर ईंधन नहीं पहुँचने दे रहे हैं, तो वहाँ के जो थर्मल पावर प्लांट है बंद हो गए हैं, लाइट चली गई है, लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं इस समय। तो ये भाई साहब आए थे भारत की यात्रा पर। भारत की यात्रा पर आए तो ये गए महाबोधि मंदिर देखने। क्या देखने गए? महाबोधि मंदिर। कहाँ है? बिहार के गया में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा वियतनाम मोनेस्ट्री भी वहाँ पर है, मोनेस्ट्री, इसको भी उन्होंने देखा। इसके बाद एक जो इनके यहाँ एक प्रोजेक्ट है, माई सन प्रोजेक्ट नहीं है ये, हेरिटेज साइट है इनकी, इसकी फंडिंग भारत ने की, उसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया भारत का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है माईसोन, SON, माईसोन, सन नहीं है, याद करने को तो माईसन कह ही सकते हैं। और एक बातचीत क्या हुई, ब्रह्मोस मिसाइल के खरीदने में रुचि दिखाई है इन्होंने। ब्रह्मोस मिसाइल कह रहे हैं हम खरीदना चाहते हैं, खरीदा नहीं है, इंटरेस्ट दिखाया है। और आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल साउथ ईस्ट एशिया में एक देश खरीद चुका है, उसका नाम क्या है? फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला, जहां पर हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो अब ब्रह्मोस मिसाइल की रुचि दिखाई, क्यों दिखाई है? ऐसी रुचि का कारण क्या हो सकता है? देखो, कई कारण हैं। वियतनाम के बगल में है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, और ये क्षेत्र है विवादित। कई देश इस पर अपना दावा ठोंकते हैं, चीन भी ठोंकता है, फिलीपींस भी ठोंकता है अपना दावा, और बाकी देश भी आसपास के जो हैं अपना दावा कहते हैं। तो भारत ने कहा कि साउथ चाइना सी जो है, उस विवाद का निस्तारण किसके माध्यम से होना चाहिए? जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला होता है समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर, तो हमेशा आपको यही कहना है कि अंकलास के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाए। और ये 1982 की संधि है। अंक्लॉस क्या है? UN फॉर तो जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी।
कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, मतलब समुद्र के नियमों के संदर्भ में संधि या एग्रीमेंट हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्पॉन्सर्ड है या उसके द्वारा पास किया गया है। तो भारत ने कहा कि अनक्लॉज के तहत इसका जो भी विवाद है उसका निस्तारण किया जाए। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, चाहे हिंद महासागर का मसला है या पैसिफिक ओशन का, साउथ चाइना सी का, अटलांटिक ओशन का, हर जगह एक बात आपको कॉमन रखनी है कि सागर हमेशा कैसे हों, ओपन सी हों, मतलब सभी लोग वहां आ जा सकें। दूसरी बात, वहां पर आ जा सकें तो उसको बोलते हैं फ्रीडम हो, किसकी, आने और जाने की। और आने और जाने के लिए एक शब्द है नेविगेशन, किसके नेविगेशन की, लोगों के जहाजों के, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, ओपन सी हो और पीसफुल भी हो। पता लगता है वहां पर जहाज तो जा रहे हैं, लूट लिए जा रहे हैं। तो ये भारत के इंडियन ओशन में भी यही नियम है, हर जगह वही नियम लागू है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं। हमेशा आंख मूंद कर आप कह सकते हैं चीजों को, कह सकते नहीं, कहना चाहिए। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, विश्व सैन्य खर्च 2025। इसकी जानकारी हमें मिलती है एक रिपोर्ट से। उस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब विश्व सैन्य खर्च में ट्रेंड का मतलब होता है क्या, ट्रेंड चल रहा है, मतलब दिशा क्या है। हिंदी शब्द आप लोग देख लेंगे, प्रगति हो सकता हो, ट्रेंड। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, सिप्री ने, SIPRI, फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड इन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये स्टॉकहोम, तो ये कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन कह सकते हो। सरकारी नहीं है, अतः गैर सरकारी है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मिलिट्री वगैरह पर रिपोर्ट जारी करता है। अब इसने बताया है सर्वाधिक खर्च वाले देश कौन से हैं। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश, तो सबसे ज्यादा खर्च कौन करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा आय होगी, मतलब जिसकी GDP सबसे ज्यादा होगी, वो कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पर GDP किसकी है, चाइना की। तो ये दो लोग सबसे अधिक खर्च करते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा मित्र दोस्त रसिया। चौथे नंबर पर यूरोप से एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। पांचवें नंबर पर कौन है, हम हैं, भारत, जो लगभग खर्च करता है अपनी GDP का 3.2%। खैर, अमेरिका कितना खर्च करता है, विश्व के कुल खर्च का 33%, चाइना 12%, रसिया 6.6%। मतलब विश्व के जो टॉप 3 देश हैं वो 50% से ज्यादा खर्च करते हैं, यही लोग। सोचिए बाकी लोग 50% में, 50% से ज्यादा खर्च करते हैं ये लोग, सिर्फ 3। और अगर अमेरिका का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कितने डॉलर खर्च करते हैं, तो 954 अरब डॉलर। आपको याद नहीं करना है, 954 अरब डॉलर खर्च करते हैं।
अब विश्व का कुल खर्च कितना है? विश्व का खर्च कितना है? मात्र 2,887। आपको याद नहीं करना है, तो इतना टोटल में से 954 950 मतलब मोटा मोटा 1,000 करोड़ तो अमेरिका खर्च कर रहा है। अब हम आते हैं, ये तो हो गए एब्सोल्यूट वैल्यू में, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक कौन खर्च कर रहा है? सबसे ज्यादा खर्च, ये याद रखना, इसको भूलना नहीं है। और ये कोई और नहीं, आपका यूक्रेन है, क्योंकि युद्ध चल रहा है वहां पर। जीडीपी के परसेंटेज से तात्पर्य क्या है? जैसे किसी देश की जीडीपी 100 रुपए है, वो खर्च कर रहा है 3%, तो कितना खर्च किया? 3 रुपए। और एक देश की जीडीपी है 10,000, खर्च कितना कर रहा है? 3%, टोटल कितना हो जाएगा? 300। देखिए 3% ये एक देश है, ये ए, एक है बी, तो ये मात्र 3 रुपए खर्च कर रहा है, ये 3,300 खर्च कर रहा है, तो इसका कितना गुना होगा? 100 गुना हो जा रहा है। इस वजह से डेटा परसेंटेज में और एब्सोल्यूट वैल्यू में अलग अलग हो जाता है। खैर, अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत 5वां सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर, जो ऊपर आपने रैंक देखी। और हम खर्च कितना करते हैं भारत? 92 अरब डॉलर। ये 2025 का आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, इतना भारत ने खर्च किया। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हम 2.3% खर्च करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें ही, तो पाकिस्तान काफी पीछे है भारत से। इसका खर्च है मात्र 11 अरब डॉलर। तो भारत लगभग 9 गुना या 8 गुना खर्च करता है इसका। ये कितना है? ये 8 गुना है पाकिस्तान का। 11 अरब डॉलर खर्च करता है और जीडीपी का 2.9%। खैर, ये आपको याद नहीं करना कि 2.9 है 3 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जीडीपी का साइज बहुत कम है। 11 अरब जो आ रहा है, बहुत जीडीपी का साइज ही इनका कम है, लगभग 0.4 ट्रिलियन है, हमारी 4 ट्रिलियन है। ये अंतर है हमारे उनके बीच का। हमारी इकोनॉमी का साइज, जीडीपी का साइज ही 4 ट्रिलियन पहुंच रहा है। जीडीपी कितने ट्रिलियन है? 4 ट्रिलियन। 5 बनाने का लक्ष्य है हमारा। तो ये जो जीडीपी होती है, वो किसी देश की आय होती है, और आय का एक हिस्सा जब खर्च करते हैं तो वही पता चलता है कितना जीडीपी का परसेंटेज है। तो जिसकी आय ज़्यादा, उसके खर्च ज़्यादा होंगे। तो ये हो गया आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। नेक्स्ट है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री नहीं होना चाहिए, विदेश मंत्रियों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदेश मंत्री कोई अकेला तो है नहीं, हम मंत्रियों ही कर देते हैं ना। विदेश की मंत्रियों की बैठक 2026। अब देखिए, ब्रिक्स की एक बैठक होती है, मुख्य बैठक, जिसमें देश का प्रमुख भाग लेता है, जो भारत में होनी है। और अन्य बैठकें होती हैं, विदेश मंत्री की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश हो गया, वित्त हो गया, मुख्य रूप से ये केंद्र में रहते हैं, ठीक है। तो ये विदेश मंत्रियों की, तो आपको याद रखना कि एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो कौन सी बैठक के बारे में पूछा जा रहा है। ब्रिक्स की प्रॉपर बैठक है, जिसमें
देश के जो प्रमुख होते हैं वो भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विदेश मंत्री की बैठक है। तो ये बैठक जो है विदेश मंत्रियों की है, जो हुई कहाँ पर? दिल्ली में। एक बात आप याद रखेंगे, ब्रिक्स की जो मेन बैठक होनी है, इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है 2026 की। तो इसका आयोजन भारत में होगा, लोकेशन बाद में तय होगी तो पता चल ही जाएगा। और ये चौथी बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और जब ये बैठक होगी ही भारत में, तो इसकी थीम भी तय कर दी गई है। हम अभी विदेश मंत्री की बैठक की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिक्स की जो रेगुलर बैठक होती है उसकी बात कर रहे हैं। थीम क्या तय की गई है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए BRICS बनाया है। भारत में थीम इसमें आजकल ऐसे ही बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। तो B फॉर बिल्डिंग, R फॉर रेजिलियंस, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोऑपरेशन, S फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसको ऐसे करके याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो आपका टिक हो सके, सही हो सके। ये हो गया। ब्रिक्स की बैठक नई दिल्ली में हुई विदेश मंत्रियों की, इसमें कुछ खास बात वैसी हुई नहीं। हम आपको थोड़ी सी जानकारी ब्रिक्स के बारे में देते हैं। ब्रिक्स क्या बला है? ब्रिक्स का जो शब्द है नील ओ बोर ने दिया था। ये गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे, 2000 में दिया था। अर्थशास्त्री कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो पहली बैठक हुई 2009 में, 2009 में कहाँ हुई? रूस में। तब इसकी बैठक ब्रिक्स के रूप में न होकर ब्रिक के रूप में हुई थी। अगले साल 2010 में इसका सदस्य एस फॉर साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया। तो ब्रिक में एस जुड़ गया, BRICS। अच्छा, ब्रिक हमने बताया नहीं आपको। ब्रिक में 4 देश थे शुरू में। कौन कौन से देश थे? B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये बैठकें लगातार इन देशों के द्वारा की गई। ये ब्रिक्स संगठन फिर कैसा हुआ? विकासशील देशों का एक संगठन है। या इमर्जिंग इकोनॉमी का, इमर्जिंग, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह, इमर्जिंग इकोनॉमी का समूह है। बाद में इसमें 5 सदस्य और जोड़े गए, तो 6 हैं अभी, सॉरी कितने हो गए? 3 2 5, 5 हो गए। बाद में इसमें 6 सदस्य और जुड़े। ये अभी लेटेस्ट में जोड़े गए हैं 6 सदस्य। तो कुल हो गए हैं 11 सदस्य हो गए। 5 पहले से, 6 अभी जुड़े हैं। तो 6 सदस्य जो नए जुड़े हैं उनके नाम क्या हैं? 1 बाय 1। एक तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया से लिया गया है, इंडोनेशिया। फिर ईरान से,
दोनों अरब हैं, सऊदी अरब एंड संयुक्त अरब अमीरात। और अफ्रीका से 2 देश हैं, इथियोपिया और इजिप्ट। ई फॉर इथियोपिया, देखो ई से याद रखेंगे, इजिप्ट मतलब मिस्र। तो ये 6 सदस्य जुड़कर 11 मेंबर हो गए, अभी लेटेस्ट में जुड़े हैं 6 सदस्य। तो ये हो गया ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, जैसे कि न्यू ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। तो ये कुछ ब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग जब ब्रिक्स की बैठक होगी। नेक्स्ट है इबोला आउटब्रेक। इसका आउटब्रेक कहाँ पर हुआ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। CONGO। और युगांडा में। आउटब्रेक मतलब इसका प्रकोप जो देखा गया 2 राज्यों में, 2 देशों में। इसी वजह से इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो आपको सिंपली याद रखना है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया WHO ने। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, मतलब इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं दिया गया तो ये पैंडेमिक का रूप ले सकता है। ठीक। अब WHO ने घोषित किया है। खैर आगे इस इबोला के बारे में कुछ बातें। इबोला एक वायरस है, तो ये वायरस जनित बीमारी है। इसका एक स्ट्रेन है जिसका नाम है, जिसकी वजह से ये हुआ है, बुंडी बोग्यो। BUNDI BUGYO। ये नया स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये फैली है। मतलब एक जो पहले इबोला था उसमें उसने अपने जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज किया है, तो नया नाम है बुंडी बोग्यो इसका दिया गया है। और इसकी कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं है। इसके पहले का जो इबोला था उसकी तो दवा थी, बनाई गई थी। और अगर हम इसके नाम की बात करें कि इबोला का नाम कैसे पड़ा, तो इबोला नाम से एक नदी है, उसी के नाम पर इसका रखा गया। वहीं पर इसके पहली बार इसको खोजा गया था, इबोला वायरस को, 1976 में। ये नदी कहाँ है? DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये वायरस फैलता कैसे? प्रत्यक्ष कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब हाथ से हाथ छू के, पैर से पैर, या जैसे भी छुए जो बीमार है उसको तो फैलेगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट या फ्लूइड के संपर्क में आने से। फ्लूइड में क्या, जैसे कि यूरिन है, सलाइवा है, लार जिसको बोलते हैं, या फीकल मटेरियल है, इन सब चीज़ों के संपर्क में आने से, या ब्लड है, तो ये फैलता है। ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है वायरस? नेचुरल हैबिटेट फ्रूट्स बैट में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत जरूरी बात है। फ्रूट्स बैट, फल खाने वाले चमगादड़। बैट का मतलब बल्ला, चमगादड़। बैट का मतलब चमगादड़, फ्रूट्स बैट। तो इसमें वायरल फीवर होता है। तो ये हो गया इबोला के बारे में। WHO अभी न्यूज में हमने देखा ऊपर, देखिए वैश्विक स्तर पर जब भी कोई हेल्थ क्राइसिस आती है तो उसकी देखभाल करने का काम WHO करता है, उसके बारे में एडवाइजरी WHO जारी करता है।
फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, और स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 में। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ये तो हो गई इसकी वजह से। लास्ट न्यूज हम देखेंगे, 2 बैठकें पोस्टपोन हुई हैं। एक है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इसका आयोजन होना था भारत में। तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ये बैठक नहीं होगी। कारण इबोला आउटब्रेक। तो अफ्रीकी जो संघ है उससे पूछकर इसको स्थगित किया गया है। एक और बैठक है जिसको स्थगित किया गया इसी वजह से, उसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक। ये दिल्ली में भारत में प्रस्तावित थी, लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया इबोला की वजह से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जानते ही हैं, भारत के नेतृत्व में बनाया गया संगठन है। कब बनाया गया था? भारत ने बनाया था जब 50 साल पूरे हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल इसमें जोड़ेंगे तो कब होंगे? 2023। तो 2023 में बना था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये किसका काम करता है? बिग कैट के संरक्षण का काम करता है। बिग कैट्स के संरक्षण के लिए बनाया गया। संरक्षण आप कैसे करेंगे? किसी को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? उसको जहाँ वो रहता है, उसका जो घर है, हैबिटेट, उसको बचाना, इनको प्रोटेक्ट करना और R&D करना, बहुत सारी चीजें हैं। बिग कैट में यहाँ 7 जानवर शामिल हैं, 7 कैट शामिल हैं। क्या नाम है उनके? लायन, चीता, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जगुआर। जगुआर तो गाड़ी भी। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।